तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई डिसीजन एनफोर्स कराया जा सकता है क्योंकि दोनों पार्टीज वहां प्रेजेंट थी। दूसरा कह रहा है डिसीजन एनफोर्स नहीं कराया जा सकता क्योंकि डिसीजन नल एंड वॉइड है। और तीसरा कह रहा है कि डिसीजन एनफोर्स कराया जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो एक कोर्ट ने दिया है। और चौथा सिंपली कह रहा है कि डिसीजन एनफोर्स कराया जा सकता है। जब हमने प्रिंसिपल को हमारे फैक्ट्स पे अप्लाई किया था तो हमारा आंसर क्या निकला था कि भाई ये नल एंड वॉइड है। क्यों है? क्योंकि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये डिसीजन कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। बात समझ में आ गई? ये डिसीजन को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। ठीक, चलिए अब जब अगर डिसीजन एनफोर्स नहीं कराया जा सकता तो ये कैन बी एनफोर्स्ड वाले तीनों ऑप्शन कट गए। ठीक, तो डिसीजन कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बिकॉज डिसीजन इन नल एंड वॉइड हमारा सही आंसर हो गया। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कोर्ट दैट डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर। प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए तो एक कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस सब्जेक्ट मैटर पे, तो वो अगर कोई भी डिसीजन देगा तो वो कैसा होगा? नल होगा, वॉइड होगा। ठीक है, तो जो ए ने डिसीजन ऑब्टेन किया है उस कोर्ट से, उस पर्टिकुलर कोर्ट से, उसके पास कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं था उस सब्जेक्ट मैटर पे क्या देने का? डिसीजन देने का। तो उसने जो भी डिसीजन दिया है वो कैसा होगा? वो एनफोर्सेबल नहीं होगा, वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक, बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ द जुरिस्डिक्शन। क्लियर है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का प्रिंसिपल कह रहा है सिविल सूट कैन बी फाइल्ड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइज। ठीक, ये क्या कह रहा है कि सिविल सूट कहाँ पे अराइज किया जा सकता है? जहाँ पे डिफेंडेंट, ठीक, डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस करता है या फिर जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो जैसे कि देखिए, मान लीजिए ए और बी के बीच में एक सिविल सूट है। क्या है? ए और बी के बीच में एक सिविल सूट है जहाँ पे डिफेंडेंट ए है और प्लेंटिफ बी है। ठीक है, अब ए कहाँ रहता है? मान लीजिए दिल्ली में रहता है ना, और दिल्ली में ही वो अपना बिजनेस भी करता है। ठीक, और कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ है? कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है मथुरा में। ठीक, कहाँ पे? मथुरा में। तो अब ये जो सिविल सूट है वो कहाँ अराइज हो सकता है? या तो दिल्ली में क्योंकि वो वहाँ पे रहता है, दिल्ली में क्योंकि वो वहाँ पे बिजनेस करता है, या फिर मथुरा में क्योंकि वहाँ पे क्या अराइज हुआ है? कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। वहाँ पे क्या अराइज हुआ है? वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा प्रिंसिपल हमें ये बात समझा रहा है। प्रिंसिपल समझ में अगर आ गया हमको तो हम फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं और सिंपल अपना जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करेंगे कि आपका जो फैक्ट है उस पर आप अपने प्रिंसिपल को अप्लाई कर देंगे। और प्रिंसिपल को अप्लाई कर देंगे तो हम क्या निकाल के ले आएंगे? हम एक कंक्लूजन निकाल करके ले आएंगे और वही कंक्लूजन क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो अप्लाई करते हैं और देखते हैं फैक्ट क्या कह रहे हैं। ए कैरीज ऑन बिजनेस इन गुरुग्राम। ठीक, देखिए ए है, बी है। ए का बिजनेस कहाँ है? दोनों के बिजनेस की बात हो रही है। ठीक है ना? ए का बिजनेस कहाँ है? गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव। ठीक, एंड बी कैरीज ऑन बिजनेस इज मुंबई। बी कहाँ पे बिजनेस कैरी करता है? मुंबई में। बी थ्रू हिज एजेंट इन गुड़गांव परचेज गुड्स इन गुड़गांव। ठीक, बी अपने एजेंट के थ्रू, ठीक है, एजेंट के थ्रू, किसके थ्रू? एजेंट के थ्रू गुड़गांव में कुछ चीजें खरीदता है और उसका एजेंट ही उन चीजों की डिलीवरी ले लेता है गुड़गांव में। ठीक, अब वेयर द सूट फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस कैन बी फाइल्ड बाय ए। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि अगर बी जो है वो उसका पेमेंट नहीं करता है, क्या नहीं करता है? पेमेंट नहीं करता है, तो ए कहाँ पे सूट फाइल कर सकता है? ये यहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर बी पेमेंट नहीं कर रहा है तो ए सूट कहाँ पे फाइल करेगा? ठीक, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखिए इस बात को तरीके से समझिए कि यहाँ पे बी पेमेंट नहीं कर रहा है और ए को पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट कौन हुआ? डिफेंडेंट हुआ आपका बी। डिफेंडेंट कौन हुआ? डिफेंडेंट बी हुआ। और प्लेंटिफ जो कि लॉस सफर कर रहा है वो कौन हुआ? वो हुआ आपका ए। ठीक, ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है। बात समझ में आ गई हमको? चलिए, तो अब
इतनी चीजें हमने देख ली, फैक्ट्स हमने समझ लिया, अब हम केस को समझते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल को फैक्ट पे थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि आंसर हमारा उसी तरीके से निकलने वाला है। क्लियर है बात? चलिए, तो देखिए यहां पे हम क्या समझ गए कि ए कौन है? ए है प्लेंटिफ। क्या है? ए प्लेंटिफ है। और बी कौन है? बी कौन है जल्दी से बताइए? बी है आपका डिफेंडेंट। क्या है? बी डिफेंडेंट। ठीक, अब कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन कहां अराइज हुआ? गुरुग्राम में अराइज हुआ है ना, क्योंकि गुरुग्राम में उसने सामान की डिलीवरी, गुरुग्राम में उसने सामान खरीदा थ्रू हिज एजेंट। और डिफेंडेंट जो है वो कहां रिसाइड करता है? ठीक, डिफेंडेंट कहां रिसाइड करता है? डिफेंडेंट हमने देखा बी है, तो बी कैरीज ऑन बिजनेस इन मुंबई। बी मुंबई कहाँ कैरी, बी का देखिए डिफेंडेंट का या तो हमें देखना है कि वो कहाँ रहता है या वो उसका बिजनेस कहाँ कैरी करता है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे रहने का तो कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है कि वो मुंबई में अपना बिजनेस कैरी करता है। तो अब इन दो जगह अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सूट लाया जा सकता है। पहला जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और दूसरा जहाँ पे डिफेंडेंट अपना बिजनेस कैरी कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है गुरुग्राम ओनली वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइज, दूसरा बोल रहा है एट मुंबई वेयर बी कैरीज ऑन बिजनेस, और तीसरा बोल रहा है एट आइदर ऑफ द प्लेसेस दैट इज मुंबई और गुड़गांव। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन सिर्फ गुड़गांव बोल रहा है, ठीक है, तो वो एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन सिर्फ मुंबई बोल रहा है, वो भी एलिमिनेट हो जाता है। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि इंडिया में कहीं पे भी सूट फाइल किया जा सकता है, जो कि हमारे प्रिंसिपल के साथ नहीं जा रहा है। ठीक, तो वो भी एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि ईदर ऑफ द प्लेसेस, ठीक है, मुंबई या गुड़गांव में से कहीं पे भी लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मुंबई में जो डिफेंडेंट है वो अपना बिजनेस कैरी करता है और गुड़गांव में हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ठीक, और यहाँ पे बिजनेस वो अपना कैरी कर रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक, यही आपका सॉल्यूशन भी बोल रहा है कि द बिजनेस ऑफ बी इज इन मुंबई। ठीक है, बिजनेस बी का कहाँ है? मुंबई में है, लेकिन जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो कहाँ हुआ है? गुरुगांव में हुआ है, गुड़गांव में हुआ है। सिविल सूट एज पर द प्रिंसिपल, ठीक है, सिविल सूट अगर प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए तो कहाँ फाइल किया जा सकता है? जहां डिफेंडेंट कैरी करता है अपना बिजनेस, पहली चीज, और दूसरा जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज किया जा सकता है। तो या फिर मुंबई जहां पे अपना डिफेंडेंट बिजनेस कैरी कर रहा है, या गुड़गांव जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, दोनों में से किसी एक जगह पे भी सूट फाइल किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? बात क्लियर है? बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी नहीं है? चलिए ठीक है, तो आई होप मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी तरीके की चीजें हमें क्लियर हो गई होंगी, कंसेप्ट हमारा क्लियर है, कोई परेशानी नहीं आ रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सिविल सूट कैन बी फाइल्ड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइज। ये भी वही बात हो रही है कि एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है, दोनों के बीच में क्या होता है? दोनों के बीच में सिविल सूट होता है। प्लेंटिफ होता है और क्या होता है? डिफेंडेंट होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है? दोनों के बीच में सिविल सूट होता है। ठीक है, तो सिविल सूट कहाँ पे आएगा? सिविल सूट या तो वहां आएगा जहां पे पहला कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, क्या अराइज हुआ है? कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, और दूसरा जहां पर डिफेंडेंट या तो रिसाइड करता है या बिजनेस करता है। ठीक है, इतनी बात है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखी थी, पिछले प्रिंसिपल में भी यही चीज है। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम प्रिंसिपल है जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया। अब देखते हैं फैक्ट में कुछ चेंजेस हैं कि नहीं है। अगर फैक्ट में भी कुछ चेंजेस नहीं हुए तो देख लीजिए, एक जैसे दो क्वेश्चन एक के बाद एक उन्होंने 2 नंबर में आपको दे दिए। ठीक, तो इसलिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। ठीक, किसी भी क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो IIT हो, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो IAS का पेपर हो, UPSC का, चाहे वो स्टेट PSC का हो, किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम देते टाइम आप अपनी ख्यालों में ना खोए रहें। ठीक है, और बिल्कुल कहाँ पे आपकी नजरें और दिमाग होनी चाहिए? बिल्कुल आपके क्वेश्चन पेपर पे होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैक्ट क्या कह रहे हैं।
एन एग्रीमेंट इज साइंड एंड एग्जीक्यूटेड इन न्यू दिल्ली बिटवीन ए एंड बी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दो लोग हैं ए और बी, बात किस चीज की हुई है, बात हुई है सप्लाई ऑफ गुड्स की। किस चीज की बात हुई है, सप्लाई ऑफ गुड्स की। वेयर इन बी इज टू सप्लाई गुड्स, ठीक है, जहां पे बी सप्लाई करेगा गुड्स, कहां पे, ए के क्लाइंट को न्यू दिल्ली में ही, ठीक, न्यू दिल्ली में क्या होगी, डिलीवरी होगी। बात समझ में आ गई, न्यू दिल्ली में ही डिलीवरी होगी, ठीक है। चलिए, ए कैरीज ऑन बिजनेस एट हरियाणा एंड बी कैरीज ऑन बिजनेस इन यूपी, ठीक है। ए का बिजनेस कहाँ पे है, ए का बिजनेस है हरियाणा में और बी का बिजनेस है कहाँ पे, यूपी में। बी का बिजनेस कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक, यही चीज बोल रहा है ना। चलिए, सिविल सूट बाय बी फॉर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट ए, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बी ने न्यू दिल्ली में डिलीवरी कर दी, अब उसे ए से पैसा चाहिए, ठीक, ए से पैसा चाहिए, है ना। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ए कौन हो गया, ए डिफेंडेंट हो गया और बी प्लेंटिफ हो गया। ए डिफेंडेंट हो गया और बी कौन हो गया, बी आपका प्लेंटिफ हो गया जिसे पैसा चाहिए, है ना, उसने गुड्स की डिलीवरी दे दी है, ठीक है ना। तो बी इज दी प्लेंटिफ एंड ए इज दी डिफेंडेंट, ठीक है। अब देखिए कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कहाँ अराइज हुआ, कहाँ अराइज हुआ, न्यू दिल्ली में। कहाँ अराइज हुआ, न्यू दिल्ली में अराइज हुआ। क्यों, क्योंकि बी ने बोला ए को, ए ने बोला बी को हरियाणा से यूपी वाले बिजनेसमैन को कि भाई मेरा क्लाइंट रहता है नई दिल्ली में, आप उसको ये सामान की डिलीवरी दे दो, ठीक, न्यू दिल्ली में ही। उसने दे दी, ठीक, और उसके अब पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो कॉज ऑफ एक्शन तो सीधा सीधा कहाँ अराइज हो गया, नई दिल्ली में। अब हमें देखना है कि डिफेंडेंट कहाँ अपना बिजनेस चला रहा है या रह रहा है। तो डिफेंडेंट कहाँ अपना बिजनेस चला रहा है, तो डिफेंडेंट हमने कौन देखा, यहाँ पे ए है, ठीक है। ए कैरीज ऑन बिजनेस एट हरियाणा, तो ये कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा में है, ठीक। तो हमें दो जगह कौन कौन सी मिल गई, न्यू दिल्ली और हरियाणा, ठीक। या तो जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कहाँ आएगा, न्यू दिल्ली में, मतलब सिविल सूट जो है वो कहाँ आएगा, या तो न्यू दिल्ली में आएगा या फिर कहाँ आएगा, या फिर हरियाणा में आएगा। दोनों में से एक ही जगह आएगा और कहीं नहीं आ सकता। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सिर्फ न्यू दिल्ली पे आएगा, एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सिर्फ हरियाणा में आएगा, एलिमिनेट हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ओनली एट यूपी वेयर बी कैरीज ऑन बिजनेस, नहीं, एलिमिनेट हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, एट हरियाणा और एट न्यू दिल्ली, बिल्कुल, या तो हरियाणा में आएगा या फिर न्यू दिल्ली में आएगा। क्यों, क्योंकि न्यू दिल्ली में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है और हरियाणा में जो हमारा डिफेंडेंट है वो अपना बिजनेस कैरी करता है। क्या करता है, वो अपना बिजनेस कैरी करता है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक, न्यू दिल्ली आई मीन हरियाणा में, ठीक है। क्लियर है बात। तो यही आपका सॉल्यूशन भी बोल रहा है कि ए कैरीज ऑन बिजनेस इन हरियाणा, ए अपना बिजनेस कैरी हरियाणा में करता है और वो डिफेंडेंट भी है इसलिए हरियाणा में, और दूसरा जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कहाँ आया है, न्यू दिल्ली में, इसलिए न्यू दिल्ली में, ठीक, क्योंकि जो गुड्स थे वो कहाँ पे सप्लाई हुए थे, वो न्यू दिल्ली में सप्लाई हुए थे। बात समझ में आ गई। इसलिए जो सिविल सूट है वो या तो हरियाणा में आएगा या फिर न्यू दिल्ली में आएगा। कहाँ पे आएगा, या तो हरियाणा में आएगा या फिर वो न्यू दिल्ली में आएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है, फैक्ट्स बहुत छोटे हैं, प्रिंसिपल बहुत बड़ा है, तो देख लेते हैं। नो कोर्ट कैन एग्जीक्यूट द डिसीजन अनलेस इट इज हैविंग टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ओवर द प्रॉपर्टी और द पर्सन अगेंस्ट हुम डिसीजन इज टू बी एग्जीक्यूटेड। देखिए मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि ए और बी के बीच में क्या है, पीडी है। पीडी यानी कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, और वो दोनों कहाँ के रेसिडेंट हैं, वो दोनों इंदौर के रेसिडेंट हैं और इंदौर की ही वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ठीक है। उस पे भोपाल कोर्ट ने क्या किया, डिसीजन एग्जीक्यूट कर दिया। भोपाल कोर्ट ने क्या किया, डिसीजन एग्जीक्यूट कर दिया। तो क्या यहाँ पे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है प्रॉपर्टी पे या फिर पर्सन पे, भोपाल कोर्ट का? बिल्कुल नहीं है। कौन से कोर्ट का होगा? बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में देखा जाए तो इंदौर कोर्ट का
टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा और किसी का भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वहां पे नहीं होगा। किसका होगा? इंदौर कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा और किसी का भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो देखिए यही चीज आपको ये प्रिंसिपल में ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, चलिए ठीक है। उसके आगे ये कह रहा है कि द कोर्ट विच गेव द डिसीजन कैन ट्रांसफर द मैटर टू द कोर्ट विच हैज द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन और द प्रॉपर्टी। ठीक, और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जैसे कि इंदौर कोर्ट ने डिसीजन दिया था, किसने दिया था? इंदौर कोर्ट ने डिसीजन दिया था, भोपाल कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो भोपाल कोर्ट क्या कर सकता है? भोपाल कोर्ट उस पर्टिकुलर केस को ट्रांसफर कर सकता है किसे? इंदौर कोर्ट को, कि भाई आपके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है इन पर्सन प्रॉपर्टी पे, तो ये केस आप ले लीजिए और आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है चीज? चलिए, तो फैक्ट क्या कह रहे हैं कि डिसीजन इज गिवन बाय कोर्ट एट न्यू दिल्ली ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर अगेंस्ट एक्स इन अ सूट बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, न्यू दिल्ली का कोर्ट है, न्यू दिल्ली का केस है। देखिए एक्स और वाई के बीच में क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर है दोनों। ठीक है, और किस कोर्ट ने डिलीवर किया है? न्यू दिल्ली कोर्ट ने डिलीवर किया है। ठीक, एक्स जो रेसिडेंट है वो महाराष्ट्र का है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी महाराष्ट्र एंड गुजरात में है। ठीक, एक्स जो है वो कहाँ का है? एक्स जो है वो कहाँ का है? वो महाराष्ट्र का है। एक्स आपका महाराष्ट्र का है। ठीक, और उसकी जो प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी भी कहाँ की है? महाराष्ट्र प्लस गुजरात की है। समझ में आ गई? अब देखिए यहां पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसका हो सकता है? या तो महाराष्ट्र कोर्ट का हो सकता है या गुजरात कोर्ट का हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि गुजरात में प्रॉपर्टी है तो गुजरात का उस प्रॉपर्टी पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आ सकता है, महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी है तो महाराष्ट्र का उस प्रॉपर्टी पे आ सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, और क्योंकि वो महाराष्ट्र का रेसिडेंट है तो भी महाराष्ट्र का उस पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आ सकता है, लेकिन नई दिल्ली का तो कोई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अकॉर्डिंग टू दी फैक्ट तो बन ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहा है कि न्यू दिल्ली कोर्ट कैन ट्रांसफर दी प्रोसीडिंग टू कोर्ट एट महाराष्ट्र ओनली, कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही ये ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए नहीं, ये महाराष्ट्र नहीं, ये महाराष्ट्र प्लस गुजरात कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि न्यू दिल्ली कोर्ट कैन एग्जीक्यूट द डिसीजन बिकॉज इट हैज द जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड द मैटर सो इट कैन एग्जीक्यूट ऑल्सो। नहीं, उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है मैटर को डिसाइड करने का, क्योंकि वो पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों ही उनकी टेरिटरी में नहीं आते हैं। तीसरा कह रहा है न्यू दिल्ली कोर्ट सिर्फ गुजरात को ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। और चौथा कह रहा है कि न्यू दिल्ली कोर्ट या तो महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर दे या गुजरात को ट्रांसफर कर दे। बिल्कुल सही बात है, या तो महाराष्ट्र को या तो गुजरात को किसी एक को ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि उन दोनों ही कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बन रहा है। क्या हो रहा है? बन रहा है। ठीक, चलिए ये सॉल्यूशन भी जब हम देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि द कोर्ट कैन ट्रांसफर द मैटर टू द कोर्ट। जो कोर्ट है वो किन कोर्ट्स को मैटर ट्रांसफर कर सकती है? जिनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उस पर्सन के ऊपर या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर। और अगर इस केस में देखा जाए तो न्यू दिल्ली कोर्ट जो है वो किसको प्रोसीडिंग ट्रांसफर कर सकती है? या तो महाराष्ट्र कोर्ट को या फिर गुजरात कोर्ट को। किसको? या तो महाराष्ट्र कोर्ट को या फिर गुजरात कोर्ट को। बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तीनों ही क्वेश्चन है ना जुरिस्डिक्शन पे थे। ठीक, तीनों ही क्वेश्चन जुरिस्डिक्शन पे थे। इनके जो फैक्ट थे वो एक हद तक सेम थे, बस क्या था प्रिंसिपल में ना, प्रिंसिपल वर स्लाइटली चेंज्ड। कैसे थे? स्लाइटली चेंज थे। दो में तो सेम ही थे, एक में थोड़ा स्लाइटली चेंज कर दिया। ठीक, थोड़ा उसमें इसमें थोड़ी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात बता दी, उसमें सिर्फ उसमें थोड़ा अलग तरीके से। तो बेसिकली देखिए पूछे एक तरीके के क्वेश्चन जा रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल को, फैक्ट्स को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो इन चीजों के लिए आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत है। ठीक है, हमें एनएलयू में जाना है, एनएलयू में जाकर के हमें अच्छे बड़ा लॉयर बनना है, तो ये सारी देखिए लॉयर की तो खूबी ही ये होती है कि आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। ठीक है, आपको कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, आपको उसको कैसा जवाब देना है, क्या जवाब देना है, क्या जवाब देना, कब अच्छा होगा, कब अच्छा नहीं होगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है ना। लॉयर के पास है क्या? उसकी जो बोलने की कैपेसिटी है, आप जो डिबेट अपनी किसी से भी जीत सकते हैं, यही तो एक अच्छा लॉयर होता है कि आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको ऐसा जवाब दे कि उसके बाद आपके लिए कमबैक ही ना बचे। ठीक, यही एक अच्छे लॉयर की क्वालिटीज होती है। क्यों? क्योंकि लॉयर्स
से लोग डरते हैं इसलिए यार कि आई कांट डिबेट, ठीक है, इन लोगों के साथ डिबेट नहीं की जा सकती, यू कैन नॉट डिबेट विद लॉयर्स, ठीक है, ऑन एनी टॉपिक। क्यों? क्योंकि उनके पास वो इतनी किताबें पढ़े होते हैं, उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो किसी भी तरीके की डिबेट में आपको हरा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपकी क्या जरूरत है? इसके लिए आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, क्योंकि अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगी ना तो उसमें हम चीजों को पकड़ना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? उसमें हम चीजों को पकड़ना सीखेंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म इट मे कॉज टू अनदर पर्सन इफ इट इज डन इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। देखिए ऐसी कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होती जो किस रीजन के साथ की गई हो, ठीक है, जो जिससे किसी दूसरे को हार्म पहुंच जाए, लेकिन वो किस कारण से की गई हो, वो गुड फेथ में की गई हो या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए की गई हो, भले ही उसकी कंसेंट के बिना की गई हो। जैसे कि ए ने, ठीक है, ए ने कुछ ऐसा एक्ट किया जो कि बी को हार्म पहुंचा गया, ठीक है, बी को हार्म पहुंचा गया, लेकिन या तो वो गुड फेथ में था, ठीक, वो ऑफेंस कब नहीं माना जाएगा? या तो वो गुड फेथ में था या फिर वो बी के बेनिफिट के लिए था, फॉर बीज बेनिफिट, ठीक, भले ही विदाउट कंसेंट था, भले ही उसमें कंसेंट नहीं थी, लेकिन अगर वो बी के बेनिफिट के लिए था तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। वो क्या नहीं माना जाएगा? वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्लियर बात है? ये हमारा प्रिंसिपल बोल रहा है। चलिए तो हम देख लेते हैं कि अगर प्रिंसिपल ये बोल रहा है तो फैक्ट क्या बोल रहे हैं। ए इज अटैक्ड बाय अ लायन एंड लायन ड्रैग्स हिम व्हाइल ही इज क्राइंग फॉर हेल्प, ठीक है। ए को क्या किया? एक लायन ने ऐसे यहाँ से घींचता ले जा रहा है, ठीक है, ये लायन, और ये लायन का अगर मान लीजिए ये मुंह है तो उसमें ये ए फंसा हुआ है ना ठीक है, थोड़ा समझिए बात को, ठीक। तो बी अ पासर बाय पिक्स अप एज गन इन गुड फेथ एंड फायर्स एट लायन विच इंजर्स ए। अब बी जो यहां से जा रहा था वो देखता है कि यहाँ पे एक गन पड़ी हुई है, जो किसकी है? वो गन है ए की, और वो ए की गन उठा करके लायन को शूट करता है। तो वो लायन को शूट करते करते वो गन किसको लग जाती है? वो गन लग जाती है ए को, ठीक। ए को थोड़ी सी स्लाइटली इंजरीज हो जाती है, गोली छू के निकल जाती है, थोड़ा बहुत खून निकल जाता है, दर्द हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, ठीक है, उससे अपने को लेना देना नहीं है, अपने को अपना आंसर निकालना है। तो बी हैज नेवर यूज्ड द गन बिफोर, और बी ने इससे पहले कभी भी गन यूज नहीं करी थी, तो भी वो उठाता है और गुड फेथ में वो लायन की तरफ उस गन को शूट करता है ताकि ए की जान बच जाए। अब वो बुलेट जाकर के ए को ही लग जाती है, ठीक। तो अब जब हम प्रिंसिपल अपने इस फैक्ट पे अप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है कि बी ने जो गन चलाई, ठीक है, बी ने जो एक्ट किया, ए ने जो एक्ट किया उससे बी को हार्म तो हुआ, लेकिन बी को जो हार्म हुआ वो गुड फेथ में किया गया, ठीक है, या फिर कैसे किया गया? बी के बेनिफिट के लिए किया गया, ए के बेनिफिट के लिए किया गया। क्यों? क्योंकि बी ने जब गन चलाई तो वो क्यों चलाई? ताकि ए उस शेर के मुंह से निकल जाए, उस शेर के चंगल से बच जाए, वरना शेर जो है ए को खा करके मार डालता। क्लियर है बात? तो उसने बी ने ए की बेनिफिट के लिए गन चलाई, भले ही इससे पहले उसने गन यूज नहीं करी थी, उसे गन चलाना नहीं आता था, सारी चीजें हैं, लेकिन जो भी किया गया उसी के फायदे के लिए किया गया। जब हम ऑप्शन देखते हैं तो बोल रहा है पहला ऑप्शन की बी इज लाइबल फॉर द इंजरी बिकॉज ही न्यू दैट ही कैन इंज्योर ए एज ही हैज नेवर यूज्ड एनी गन बिफोर। ये कह रहे हैं कि भाई बी लाइबल होगा, क्यों? क्योंकि जब उसने गन यूज करी तो उसे पता था कि क्योंकि मैंने आज से पहले गन नहीं चलाई है तो ये गन जब मैं चलाऊंगा तो इससे ए को भी इंजरीज हो सकती हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बी लाइबल नहीं है। क्यों लाइबल नहीं है? क्योंकि उसने वो एक्ट गुड फेथ में किया। और तीसरा बोल रहा है कि भाई बी लाइबल होगा, क्यों? क्योंकि उसने ए की कंसेंट नहीं ली फायर करने से पहले। और चौथा बोल रहा है कि बी इज लाइबल बिकॉज ही हैज यूज्ड एज गन विदाउट हिज कंसेंट। चौथा बोल रहा है कि भाई बी इसलिए लाइबल होगा क्योंकि उसने ए की गन बिना ए के कंसेंट के यूज कर ली। कैसे कर ली? बिना ए के कंसेंट के यूज कर ली। तो देखिए यहाँ पे एक चीज हम समझ गए हैं कि जो बी है वो कैसा इंसान है, वो नॉट लाइबल है। क्यों नॉट लाइबल है? क्योंकि उसने गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ बी वो गन फायर करी थी। ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहा है बी लाइबल है, ऑप्शन सी बोल रहा है बी लाइबल है, ऑप्शन डी बोल रहा है बी लाइबल है। अगर ये तीनों ही ऑप्शन बोल रहे हैं कि बी लाइबल है तो सीधा सीधा आंसर हमारा क्या निकल जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि क्या बोल रहा है कि बी लाइबल नहीं है,
क्योंकि उसने जो एक्ट किया वो गुड फेथ में किया। बात समझ में आ गई? सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, दो बी हैज नेवर यूज्ड द गन बिफोर, कि भले ही बी ने आज से पहले कभी गन यूज नहीं करी थी, लेकिन उसने जब लायन पे फायर किया तो उसने ए को हेल्प करने के लिए फायर किया। ठीक है, भले ही उस फायर से इंजरीज किसको हुई, ए को हुई, लेकिन फिर भी बी लायबल नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने वो एक्ट गुड फेथ में किया, बी की ए की जान बचाने के लिए किया गया। क्लियर है बात? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि वहां पे देखिए भले ही बी की 1000 गलतियां थी, ठीक, भले ही वहां पे बी की 1000 गलतियां थी। क्या गलतियां थी? देखिए, पहली गलती तो ये थी कि उसने इससे पहले गन कभी यूज नहीं करी थी। ठीक, दूसरी गलती क्या थी? दूसरी गलती उसकी ये थी कि उसने ए को इंजर कर दिया। ठीक है ना? तीसरी गलती ये थी, ठीक, दो ही, चलिए यहाँ पे तो दो ही गलतियां दी हुई हैं, तो ऐसे मान लीजिए कि दो गलतियां उसने कर दी, लेकिन ये उसकी दो गलतियां इसलिए नहीं गिनी जाएंगी क्योंकि उसने जो किया ना वो गुड फेथ में किया। कैसे किया? गुड फेथ में किया। और हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है? हमारा प्रिंसिपल भी तो यही कह रहा है ना कि अगर कोई एक्ट गुड फेथ में किया गया और उससे अगर सामने वाले पर्सन को भी इंजरीज हो गई तो वो कैसी होंगी? वो कैसी मानी जाएंगी? वो ऑफेंस नहीं मानी जाएंगी। ऑफेंस इसलिए नहीं मानी जाएंगी क्योंकि वो गुड फेथ में की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।